बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लास्ट सेशन ऑनलाइन क्लासेस का अभी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आ रहा है। इसके अंदर और हमारे पास 2 वीक्स हैं अभी, तो इसमें भी जो हम कुछ सिलेबस ऑनवर्ड्स कवर कर सकते हैं, तो उस बारे में हम जो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास चैप्टर जो हमारे कवर हो चुके हैं वो तो वो सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। वो चैप्टर नंबर 9 आपका सिलेबस में है नहीं। अब जो चैप्टर रिसेंटली हमने किए हैं वो आपके 3, 4 और 7, 8 आपके जो चैप्टर्स थे वो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो चैप्टर आपके 3, 4 और 7, 8 थे वो तो आपके एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं। फिर उसके बाद जो आपके चैप्टर नंबर 5 था उससे रिलेटेड आपको कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दी थी ताकि वो भी रिवाइज हो जाए, क्योंकि उसमें इतनी डिटेल्स थी नहीं। तो होप सो अपने असाइनमेंट में आपकी रिवीजन उसकी हो चुकी होगी। और चैप्टर नंबर 6 अभी हमने रिसेंटली ऑनलाइन क्लास के अंदर किया। तो अब पीछे रह जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, जो कि रिसेंटली रिवाइज नहीं हो चुके हुए और काफ़ी टाइम उनको हो चुका हुआ किए हुए। तो अब स्टार्ट में चैप्टर नंबर 1 से ही करना चाहिए था। तो लेकिन मसला ये आ रहा था कि जो है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से टॉपिक्स हैं, तो उसमें आपके पास वो सारे टॉपिक्स जो हैं वो उसमें जो एंड के टॉपिक्स थे, वो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया या जो एंड पे सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक हो गया, वो टॉपिक तो एक्सक्लूड कर दिए उन्होंने। अब बाकी के जो टॉपिक्स हैं आपके जो शुरू के फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और प्रीफिक्सेस और इस तरह के जो शुरू के टॉपिक्स हैं वो उन्होंने रखे हैं। और उसमें भी उन्होंने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें मेनली उन्होंने 3 ही टॉपिक रखे हुए हैं: वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्टॉप वॉच। अब वो चैप्टर रिकॉर्ड हुआ है आपका ना यूट्यूब के ऊपर, क्लास 8 को करवाया गया। तो क्लास 8 के अगर आप उसमें प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो वो वहाँ पर आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। तो अब उसके अलावा जो है ना, लेकिन उस चैप्टर के अंदर मैंने उनको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का टॉपिक नहीं कराया था, क्योंकि वो उनके लेवल से थोड़ा सा अबव था, इसलिए नहीं कराया था। तो वो अब मैं मेरे पास ऑप्शन तो था कि मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में से बाकी के जो लेक्चर्स हैं वो तो आपके पास हैं, वो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जो है ना। लेकिन जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का है जस्ट मैं वो अपलोड कर देता और आपको चैप्टर 1 रिवाइज हो सकता था। लेकिन ये है कि आप जो बाकी के टॉपिक्स है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के अलावा के, वो बाकी के टॉपिक्स आप जो है वो वहाँ से रिवाइज कर लें। जो आपका वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज है वो मैं ऑनलाइन में नहीं इसलिए करा रहा कि वो थोड़ा आपके लिए भी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होगा। वो जो हमारी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मैं वहीं पे वो करा दूंगा वो टॉपिक, और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 इजीली वो खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हमने थोड़ा टाइम भी अपना सेव करना है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो वो हमारा वेस्ट हो चुका हुआ है। तो अब बाकी जो रह जाती है चीज़ वो आपके पास ये है कि चैप्टर नंबर 2 जो है ये हमें जो है वो रिवाइज कर लेना चाहिए अभी, ताकि जो है वो फिर इस तरह से हमारी रिवीजन जो है फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 3 और 4 को भी प्रॉपरली दोबारा से दोबारा रिवाइज करें, ताकि अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके अंदर ऑब्वियसली 3, 4 इंक्लूडेड होंगे, तो वो फिर आपके लिए जो है वो प्रिपेयर करना आसान हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 से अभी हम बात अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अब चैप्टर नंबर 2 की बात स्टार्ट करने से पहले आपको इसके रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से मैं कुछ चीज़ें बता दूं। तो वो ये कि आपके पास इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। टॉपिक 2.1 से लेकर 2.7 तक। अब
उसके अंदर जो है वो आपके पास ग्राफ वाली भी टॉपिक, मतलब A to Z पूरे का पूरा चैप्टर ही आपका इंक्लूडेड है। कुछ एग्जांपल जो है वो आपकी एक्सक्लूडेड है, तो लेकिन एग्जांपल से इतना इफेक्ट पड़ना नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे आपके सारे के सारे इसमें इंक्लूडेड है। तो अब हम इसकी बात स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 किस चीज़ के बारे में? जब हमने चैप्टर नंबर 3 की बात स्टार्ट की थी तो आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी डायनामिक्स की। लेकिन डायनामिक्स की बात करने से पहले हमने वहाँ वहाँ पे भी ये बात की थी कि डायनामिक्स जो है वो असल में ब्रांच है मैकेनिक्स की। और मतलब जब हम फिज़िक्स की ब्रांचेस पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ पर एक पहली ब्रांच आती है मैकेनिक्स के नाम से। मैकेनिक्स क्या होती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं और उसके काजेज़ के बारे में भी बात करते हैं कि वो मूवमेंट क्यों हो रही है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, और उस मूवमेंट की डिटेल्स, मतलब उसकी एक्सेलरेशन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट और ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वो हमारे पास मैकेनिक्स होती है। मतलब मैकेनिक्स के अंदर हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं, उसके अंदर काज को भी डिस्कस करते हैं। अब मैकेनिक्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन इसके काज को डिस्कस नहीं करते। मोशन का ऑब्वियसली कॉज क्या होता है, कोई ना कोई फोर्स होती है। मतलब अगर हम मोशन को डिस्कस करें लेकिन उसके कॉज मतलब फोर्स के बारे में कोई बात ना करें और फोर्स को हटाकर सारी उससे रिलेटेड डिस्कशन करें, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, और इसने कितने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितने टाइम में कवर किया है, ये सारी चीज़ें अगर हम उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं, उसके ग्राफ वगैरह डिस्कस करते हैं, उसके ऊपर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करके वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें काइनेमेटिक्स के अंदर आती हैं, जो कि मैकेनिक्स की एक ब्रांच है। फिर अगला चैप्टर जो आपका डायनामिक्स का है उसके अंदर आपसे बात की थी कि उसके अंदर वो भी मैकेनिक्स की दूसरी टाइप है जिसके अंदर हम मोशन को डिस्कस करते हैं लेकिन साथ में कॉज को भी, मतलब फोर्स को भी साथ में डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर आपके पास जब हम मोशन को डिस्कस कर रहे हैं और इसके काज की बात नहीं कर रहे काइनेमेटिक्स के अंदर, तो हमने फिर इसमें किस किस तरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। तो पहला टॉपिक जो है वो आपका इसके अंदर क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो एक काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है और आपको इसके नोट्स भी जो है वो क्लास के अंदर बनवा के दिए थे। तो ये इसके अंदर काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन है, आपने इसको नोट रखना है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पहले टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है इसका रेस्ट एंड मोशन। 2.1 जो टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, जब भी कोई चीज़ जो है वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रही हो तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में। तो जिस तरह से अगर एक टेबल जो है वो क्लासरूम के अंदर दरमियान में पड़ा हुआ है, अब क्लासरूम की दीवारों के लिहाज से, डाइस के लिहाज से, बाकी चेयर्स के लिहाज से उसकी जब कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम यही कहेंगे कि वो टेबल मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट में। और अगर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कुछ चेंज आ रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अगर एक ट्रेन जो है या एक बस जो है वो किसी जगह से गुज़र रही है, तो और एक जगह बाहर जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो वो फिर जब उसको देखता है ट्रेन को, तो वो उसकी पोजीशन पहले उसके लिहाज से कुछ और होती है उस बंदे के लिहाज से, और जब वो उसके पास से गुजर के जा रही होती है तो फिर उसकी पोजीशन कुछ और हो रही होती है उसके लिहाज से। तो इस वजह से हम कहेंगे कि वो ट्रेन मूव कर रही है। अब ये जो रेस्ट और मोशन के टर्म्स हैं ये रिलेटिव टू ईच अदर, रिलेटिव टू ईच अदर का मतलब है कि इनका आपस में ताल्लुक़ है। कि जिस चीज़ को हम रेस्ट में कह रहे हैं हो सकता है वो हतमी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली रेस्ट में ही हो, कंफर्म नहीं है कि वो 100% रेस्ट में ही हो, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिहाज से बात कर रहे हैं। और इसी के जिस चीज़ को हम मूवमेंट में कह रहे हैं हो सकता है वो चीज़ जो है वो हमें मूवमेंट में नज़र आ रही हो लेकिन एब्सोल्युटली वो मूवमेंट में ना हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अब मतलब ये चीज़ सराउंडिंग पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि एक पैसेंजर जो है वो अगर लेट सपोज एक बस में बैठा हुआ है, अब जो बंदे
और वो आराम से बैठा हुआ है। तो अब जो बंदे उसकी सराउंडिंग में है वो उसके बारे में यही फैसला करेंगे कि तो रुका हुआ बैठा हुआ है आराम सुकून से रेस्ट में। लेकिन एक बंदा जो बाहर है वो उसके बारे में क्या डिस्कस कर रहा होगा कि ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लिहाज से तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही थी। तो इस तरह से ये रेस्ट एंड मोशन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेटिव टर्म्स है कि उसकी सराउंडिंग के ऊपर डिपेंडेंस है कि सराउंडिंग, मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है वो अपने घर के छत के ऊपर खड़ा हो, तो अब जो बंदा भी बाजार देख रहा होगा तो वो यही कहेगा कि भाई तो रेस्ट में बैठा हुआ है, अब लाइट से वो चेयर पे बैठा हुआ है, छत पे बैठा हुआ है। लेकिन एक बंदा अगर सेटेलाइट से देख रहा है तो क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो वो कहेगा कि ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, उसके लिहाज से उसकी मूवमेंट नज़र आ रही होगी उसको। तो इस वजह से कोई भी चीज़ जो है वो रेस्ट में या मूवमेंट में वो डिपेंड करता है कि किस सराउंडिंग के लिहाज से हम बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद जो इसकी टाइप्स ऑफ मोशन आ जाती हैं, तो टाइप्स ऑफ मोशन इसकी तीन होती हैं। आपके पास आपको याद भी होगा, मैं दिखाने से पहले जो है ना ओवरऑल 1-2 सेकंड आपको देता हूँ ताकि आप उसको रिकॉल करें, माइंड में शायद कुछ याद आए कि कौन कौन सी तीन टाइप्स ऑफ मोशन हमने डिस्कस की हैं। चलिए मैं दिखा देता हूँ, आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा लोड ना डालूँ कहीं कोई ख़राब ना हो जाए। तो वो तीन टाइप्स कौन सी होती हैं? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होगा, रोटेटरी को कब होगा और वाइब्रेटरी कब होगा? अब इनकी हर एक की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और हर एक की आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए, दैट्स इट। और ख़ास तौर पर जो आपके पास सर्कुलर और रोटेटरी जो भी हम आगे जाके देखेंगे उनका डिफरेंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो तीन तरह के टाइप्स ऑफ मोशन है, या तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मूवमेंट में होता है, या रोटेटरी मूवमेंट में होता है, या वाइब्रेटरी मूवमेंट में होता है। ट्रांसलेटरी मूवमेंट कौन सी होती है? जब कोई, अब ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे तीन टाइप्स हैं, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। तो अब हम इसकी अगर मेन इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन खुद इटसेल्फ क्या चीज़ है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ लाइन मूव कर रहा होता है और उसमें कोई रोटेशन नहीं आ रही होती, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या कर रहा है, ट्रांसलेटरी मूवमेंट में। लेकिन मतलब ये इसमें कंडीशन है कि उस ऑब्जेक्ट को जस्ट जो है वो आगे मूव करना चाहिए अलोंग अ लाइन, और रोटेशन उसमें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो, अब गाड़ी का टायर है ना, आप उसको रोल कर रहे हैं तो वो आगे की तरफ भी जा रहा है और साथ साथ रोल भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो फिर वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट नहीं कहलाएगी। जिस तरह से एक बच्चा जो है वो पार्क के अंदर स्लाइड होती है ना, तो अब वो स्लाइड चाहे जो है वो स्ट्रेट हो चाहे जो है वो कर्व हुई हुई हो, उस पर बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली स्लाइड पर वो स्ट्रेट ही सीधा नीचे आता है। तो इस वजह से वो मूवमेंट जो है वो उसकी ट्रांसलेटरी मूवमेंट होगी, क्योंकि वो साथ में स्लाइड पे जो है ना ऑब्वियसली रोटेट नहीं कर रहा होगा जैसे वो नीचे आ रहा होगा। तो इस तरह से जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है, मतलब अलोंग अ लाइन, अब लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, लाइन कर्व भी हो सकती है, मतलब टेढ़ी भी हो सकती है, और लाइन कम्प्लीटली सर्कल में भी हो सकती है। तो जब भी इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट अलोंग अ लाइन मूव कर रहा हो और उसमें साथ रोटेशन ना आ रही हो, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मूवमेंट में है। अब इसी वजह से ट्रांसलेटरी मूवमेंट की तीन टाइप निकल आती हैं, क्योंकि लाइंस तीन तरह की होती हैं, या स्ट्रेट होगी, या कर्व होगी, या सर्कल में होगी। तो अगर लाइन स्ट्रेट है और स्ट्रेट लाइन के अलोंग ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लीनियर मोशन में। ट्रांसलेटरी मोशन की तीन टाइप्स है, लीनियर, रैंडम एंड सर्कुलर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहा हो लेकिन उसमें कोई रोटेशन नहीं आ रही, तो वो ट्रांसलेटरी मूवमेंट को रिप्रेजेंट तो करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली ट्रांसलेटरी मोशन की कौन सी टाइप को डिस्कस कर रहा होगा, फिर वो लीनियर मूवमेंट को। जिस तरह से इसमें सबसे सीधी एग्जांपल दी जाती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है, तो उस वक्त ऑब्वियसली क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो ऑब्वियसली फिर लीनियर मूवमेंट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अब लेट सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग अ कर्व जो है वो मूव कर रहा है रोड के ऊपर, रोड जो है ना वो कभी लेफ़्ट मूव कर रही है, राइट मूव कर रही है, तो इस तरह से कोई चीज़ जो है वो, या जिस तरह से बटरफ्लाई की मूवमेंट जो है ना डिस्कस की जाती है, या स्मोक पार्टिकल्स की मूवमेंट डिस्कस की जाती है, डस्ट पार्टिकल की मूवमेंट डिस्कस की जाती है कि वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं, तो या गैस पार्टिकल की मूवमेंट जो होती है वो रैंडम मूवमेंट में आती है।
तो इस और ख़ास तौर पर इस तरह की जो रैंडम मूवमेंट होती है, ये फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था ब्राउनियन, उसने डिस्कवर की थी कि जी जो गैस के पार्टिकल हैं या लिक्विड के पार्टिकल हैं वो हर वक्त रैंडम मूवमेंट में होते हैं, क्योंकि अब वो पार्टिकल्स नज़र तो आते नहीं हैं। तो उसने फिर किस तरह से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने बात प्रूव की कि लेट्स सपोज आप पोलन ग्रेन्स जो हैं वो किसी लिक्विड के अंदर डाल दें और फिर आप जो है वो उसको माइक्रोस्कोप से उनको स्टडी करते हैं, तो वो पोलन ग्रेन्स आपको रैंडमली उसके अंदर मूव करते हुए नज़र आते हैं। अब लाजमत है पोलन ग्रेन्स मूव होना किस चीज़ की अलामत है कि अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स असल में मूव कर रहे हैं जो उन पोलन ग्रेन्स को हिला रहे होते हैं। तो इस तरह से उसने इनडायरेक्टली ये बात प्रूव कर दी कि लिक्विड के पार्टिकल जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे, आप तो समझ रहे सब कुछ एक जगह पे रुका हुआ है, तो वो असल में अंदर लिक्विड के पार्टिकल्स रैंडमली मूवमेंट में। तो और इसी तरीके से डस्ट के पार्टिकल या स्मोक के पार्टिकल्स वो तो क्लियरली नज़र भी आ जाता है कि वो रैंडम मूवमेंट में होते हैं। तो अब इस तरह से आपके पास अगर कोई भी मूवमेंट की बात हो तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सी मूवमेंट को डिस्कस किया जा रहा है। थर्ड उसके बाद ये आ जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव तो कर रहा है अलॉन्ग अ लाइन और रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन लाइन पूरे तरीके से सर्कुलर वे में, तो फिर हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो फिर सर्कुलर मूवमेंट में है। फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलॉन्ग जिस तरह से अब ये टॉय ट्रेन यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये क्योंकि अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एक मूवमेंट कर रही है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मूवमेंट में है। तो इसी तरह से अगर एक लेट सपोज आप स्टोन ले लें और उसको पत्थर से बांध के उसको घुमाते हैं तो वो भी सर्कुलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जिस तरह से आपके पास मून है वो अलॉन्ग अर्थ मूव कर रहा है तो वो भी क्या है सर्कुलर मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिफरेंट टाइप की इस तरह की मूवमेंट जो है वो सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अब इसके बाद तो ये तीन टाइप्स होगी किस चीज़ की, ट्रांसलेटरी मूवमेंट की, कि ये आपके पास जो तीन टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मूवमेंट की, लीनियर, रैंडम और सर्कुलर। अब उसके बाद अगली जो टाइप आती है मोशन की वो होती है रोटेटरी मोशन, जो मिक्स कर रही होती है सर्कुलर मोशन के साथ। तो रोटेटरी मोशन के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो स्पिन कर रहा होता है। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अब इसके अंदर जिस तरह से एग्जांपल है आपके पास ये टॉप हो गया या जो है वो फुटबॉल स्पिन कर रहे हैं, या आपके पास गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है वो है, या खुद व्हील है गाड़ी का, तो ये सारी एग्जांपल्स में आ जाती हैं कि मूवमेंट सब जो है वो एग्जांपल बन जाती है रोटेटरी मोशन की। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ऑब्जेक्ट जो है जैसे फ़ैन हो गया तो वो भी रोटेटरी मोशन के अंदर आ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है रोटेटरी मोशन में या रैंडम मूवमेंट, लेट्स सपोज वैसे आपसे कोई एग्जांपल में पूछ लेगा जी गाड़ी के अंदर सीडी प्लेयर लगा होता है या सीपीयू में सीडी प्लेयर लगा होता है, उसमें सीडी मूव कर रही होती है, तो वो सीडी सर्कुलर मूवमेंट में या रोटेटरी मूवमेंट में। तो इस तरह के आपसे कोई भी रैंडमली एग्जांपल पूछ ली जाए तो आपको क्लियरली उसको आंसर करने का पता होना चाहिए। तो वो हमने एक बात इसके बारे में पढ़ी थी जो यहाँ पर आपके सामने मेंशन भी हुई है इस मिडिल पैराग्राफ के अंदर। तो वो दो मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं, वो ये कि जो सर्कुलर मूवमेंट होती है उसके अंदर बॉडी एक पॉइंट के अबाउट मूव करती है, क्योंकि सर्कल के दरमियान में एक सेंटर होता है और वो एक पॉइंट होता है। तो जबकि जो रोटेटरी मोशन होता है इसके दरमियान में एक पॉइंट नहीं बल्कि पूरी एक लाइन होती है जिस लाइन के अबाउट रोटेशन होती है। मतलब वहाँ पर एक पॉइंट होता है एक लाइन होती है, पॉइंट और लाइन में ऑब्वियसली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो एक तो मेन ये डिफरेंस है जिस तरह, और यहाँ पर जो लाइन होती है रोटेटरी मोशन में जिसके अबाउट चीज़ मूव करी होती है उसको कहते हैं एक्सिस, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। तो वहाँ पर एक्सिस नहीं होता, वहाँ पर जस्ट एक पॉइंट होता है। अब दूसरा जो मेन डिफरेंस है जिससे क्लियरली पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में या सर्कुलर मोशन में, वो क्या है कि रोटेटरी मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट के अबाउट मूव करता है, जिस लाइन के अबाउट सॉरी मूव कर रहा होता है, तो वो लाइन उस बॉडी के इनसाइड प्रेजेंट होती है, उस बॉडी का पार्ट होती है। जबकि जो सर्कुलर मोशन होता है उसके अंदर बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही होती है वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी से बाहर होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पत्थर को लें और उसको धागे के साथ बांध के आप अपनी फिंगर के अबाउट जो है उसको घुमा रहे हैं
तो अब जो पत्थर मूव कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट, वो पॉइंट उस पत्थर के अंदर नहीं, पत्थर के बाहर है। तो आपके फिंगर के साथ है ना पॉइंट वो वाला जिसके अबाउट रोटेशन हो रही है, तो वो पॉइंट जो है पत्थर के अंदर नहीं है, पत्थर से बाहर है। जबकि ये जो आपके सामने एग्जांपल मेंशन नज़र आ रही है डायग्राम में आपको, ठीक है, ये व्हील हो गया या इस तरह से स्टीयरिंग व्हील हो गया, इसके अंदर जो भी, या फैन हो गया, इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेट सपोज व्हील है, तो व्हील जिस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है वो एक्सिस उस व्हील के इनसाइड है, उस व्हील से बाहर नहीं है। जबकि वहाँ पे जो पत्थर की मूवमेंट थी वो जिस पॉइंट के अबाउट थी वो पत्थर के अंदर पॉइंट नहीं था, पत्थर से बाहर था। तो इस तरह से अगर उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड वो लाइन आ रही है, एक्सेस आ रहा है, तो फिर वो रोटेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी से बाहर है, जिसके अबाउट वो रोटेशन मूवमेंट उसकी हो रही है, तो फिर वो जो है वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, ना कि रोटेटरी मोशन को। तो ये यहाँ पर मिडल में जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो है ये थर्ड लाइन के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड इज आउटसाइड द बॉडी। कि जी सर्कुलर मोशन के अंदर वो पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी मूव करती है वो बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी होता है। आगे लिखा हुआ है इन रोटेटरी मोशन द लाइन, वो लाइन जिसके अराउंड बॉडी मूव कर रही है, रोटेटरी मोशन में वो लाइन कहाँ होती है, इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ, वो उस बॉडी के अंदर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेट सपोज सीडी प्लेयर के अंदर अगर सीडी घूम रही है तो लाजिम बात है कि वो जिस, अब वो हो सकता है कि वो लाइन या एक्सेस आपको नज़र ही ना आ रहा हो। तो जिस तरह से अब ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर वो आपको एक्सेस तो नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से सीडी के अंदर भी वो आपको जो दरमियान वाला उसका एक्सेस है वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो होगा कहाँ पर, सीडी के अंदर, वो सीडी के बाहर नहीं है। मतलब वो लाइन जिसके अराउंड सीडी घूम रही है वो सीडी के इनसाइड है। तो इस वजह से वो क्या कहलाएगा, रोटेटरी मूवमेंट कहलाएगी वो, ना कि सर्कुलर मूवमेंट कहलाएगी। अब इसी के से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरिस व्हील के जो राइडर्स होते हैं, तो जो पार्क में फेरिस व्हील होता है जिसकी डायग्राम भी पिछले पेज पे बनी हुई थी, तो वो उसके जो राइडर्स हैं वो किस मूवमेंट में, तो ऑब्वियसली वो राइडर्स जो हैं वो जब मूव कर रहे होते हैं तो जिस लाइन पॉइंट के अबाउट वो मूव कर रहे हैं वो पॉइंट उनकी बॉडी के अंदर नहीं है, वो उनकी बॉडी के बाहर है। मतलब जो उनका जिस्म है उसके अंदर पॉइंट वो नहीं है जिसके अबाउट उनकी मूवमेंट हो रही है। तो वो इसलिए उनका अपना मूवमेंट जो है, जो राइडर्स हैं उनका अपना मूवमेंट सर्कुलर होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम फेरिस व्हील की बात करें, राइडर्स की बात ना करें, तो ओवरऑल फेरिस व्हील के इनसाइड वो लाइन प्रेजेंट है, एक्सिस प्रेजेंट है जिसके अबाउट पूरा फेरिस व्हील घूम रहा है, इसलिए फेरिस व्हील की अपनी मूवमेंट रोटेटरी है, ना कि सर्कुलर है। लेकिन उसने क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में पूछा हुआ है जो कि नॉर्मली बोर्ड में आता है, तो वो उसमें राइडर्स की बात की है, ना कि फेरिस व्हील की बात की हुई है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए। लेफ्ट राइट पे कोई मिनी एक्सरसाइज है वो है तो नहीं एग्जाम के अंदर आपके इंक्लूडेड, लेकिन ये कि जो है ना आपको नॉलेज के लिए इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपको रैंडमली कोई एग्जाम्पल एमसीक्यूज़ के अंदर वो पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए इसका ताल्लुक किससे। अब लास्ट जो चीज़ है वो है आपके पास वाइब्रेटरी मोशन के। वाइब्रेटरी मोशन कौन सा मूवमेंट होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट टू एंड फ्रो, मतलब आगे और पीछे एक ही पॉइंट के अबाउट जो है वो मूव कर रहा होता है। जिस तरह से जो है वो स्विंग हो गया, झूला हो गया, क्रैडल होगी बच्चे की, ठीक है, और पेंडुलम की मूवमेंट होगी। इस तरह से मुख्तलिफ एग्जांपल हैं जिनके अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेटरी मोशन में होता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन कि जब वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन में नहीं आया था तो जिस जगह पर वो था वो उसकी मीन पोजीशन होती है। तो इस तरह से वो फिर मीन पोजीशन से आगे जाता है ऑब्जेक्ट और फिर मीन पोजीशन से पीछे आ जाता है। तो जिस तरह से आप एक स्केल लें और उसको अपने हाथ पे फिक्स करके पकड़ के दूसरे हाथ से उसको हिला दें तो वो वाइब्रेटरी मूवमेंट में आ जाता है। तो इसमें बहुत सारी इसकी एग्जांपल हैं। तो ये आपके पास टाइप्स का ये सारा लेक्चर था। तो ये बहुत बेसिक सी बातें थी, तो लेकिन फिर भी जो है वो रिवाइज हो जानी चाहिए थी, तो हमने इनको बेसिक चीज़ें इनकी डिस्कस कर ली हैं। बाकी आपको कोई अगर बात नहीं समझ आती तो आप ऑब्वियसली उसको मार्क करके क्लास में लेगा। अब यहाँ पे बल्कि एक बात लिखी हुई है कि जी इसके अंदर एक मीन पोजीशन होती है और एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना वाइब्रेटरी मोशन में। मीन पोजीशन वो होती है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा था तो वो उस टाइम पे मीन पोजीशन में होता है, और जब आप उसको हिला देते हैं वाइब्रेटरी मोशन में तो जिस मैक्सिमम पॉइंट तक वो चला जाता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस कहलाती हैं। तो ये वाइब्रेटरी मोशन में दो पॉइंट्स आते हैं, मीन पोजीशन और दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं।
तो ये यहाँ तक का आपका ये फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 के बारे में। ऑनवर्ड जो है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आगे की डिस्कशंस करेंगे, जो हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं काइनेमेटिक्स की, उनको डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो और फिर देखते हैं आगे जो है वो किस तरह से हमारा काम हो जाएगा। तो होप्स हो के कोशिश की जाएगी चैप्टर नंबर 2 आपका यहाँ पर रिवाइज हो जाए। अभी ये जो 1-2 वीक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और बाकी चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आप टाइम लगाएं, अपना टाइम वेस्ट ना होने दें। तो बाकी जो भी बात हो आप ग्रुप के अंदर भी उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो बाकी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज जो हैं वो उनके प्रॉपर लेक्चर जो हैं वो हम जब वो कंडक्ट करेंगे क्लासेस के अंदर ही। तो इसी के सबके 1-2 रिसेंटली रिवाइज हो जाएंगे, 6 भी आपका रिसेंटली हुआ है, 5 भी आपने रिसेंटली भी असाइनमेंट्स की हैं वो भी रिवाइज हो गए। तो 4 चैप्टर आपके वैसे ये भी रिसेंटली रिवाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाकी जो कि जब 4 चैप्टर हैं उनके ऊपर फिर जो है वो एक दफ़ा अटेंटिवली रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, तो होप्स और प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।